हेलो दोस्तों, आईएएस बाबू प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट करने। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम प्रीलिम्स के जस्ट बाद मेंस आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम प्रतिदिन एक पर्टिकुलर टॉपिक या आगे आने वाले दिनों में 2 टॉपिक प्रतिदिन कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उस टॉपिक में हमें इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है, मेन बॉडी किस तरह से लिखना है, उसमें कौन कौन से पॉइंट करने हैं कवर, और फिर कंक्लूजन किस तरह से लिखना है, साथ ही में वे फॉरवर्ड किस तरह से लिखना है, और उसमें हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जिसमें जनरली जिस चीज को ऐड करने से हमारे जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर मिले, मार्क्स हमारे बढ़ सकते हैं। इन सारी चीजों को हम इस सीरीज में कवर करेंगे कि मेंस जनरली अगर इन शॉर्ट बताएं तो हमें मेंस आंसर राइटिंग में हमें क्या अप्रोच रखनी है और किस तरह से हमें जो है दिए गए टाइम में, यानी कि 7 से 8 मिनट के अंदर किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ई वेस्ट। आज हमारा जनरली हमारा भी टारगेट यही रहेगा कि हम जो है जो भी टॉपिक स्टार्ट करें उसको 8 से 10 मिनट में ही कवर करें, जिससे आप लोगों में भी आगे एक तरह की वही सेम अप्रोच डेवलप हो जाए कि आप 8 से 10 मिनट में ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी पूछा गया है उससे रिलेवेंट पॉइंट, इंट्रो, मेन बॉडी, कंक्लूजन, तीनों पार्ट के आपके दिमाग में आ जाए। मतलब एक तरह से हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप का अप्रोच रखेंगे, जिससे आप उस पर्टिकुलर टाइम में कवर करें। ठीक है, तो 8 से 10 मिनट हमने डिसाइड किया है कि अब आज का लेक्चर में भी आपका 5 से 10 मिनट लंबा हो जाए, क्योंकि हम ये भी देखेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आज का हमारा जो टॉपिक है ई वेस्ट है, और हमारे ये आपका ये क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर हम ये 5 पॉइंट हमने अपने जो हमें बेसिक लगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मेंस आंसर राइटिंग कर रहा है तो मेंस आंसर राइटिंग की डिमांड क्या होती है, अब मेंस आंसर राइटिंग की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे प्रीलिम्स हो चुका है हमारा, तो हमने पढ़ाई पूरी कर ली है। फैक्चुअल जो हमारी अभी स्थिति है, जो फैक्ट याद करने की या फैक्ट एग्जाम में प्रेजेंट करने की, वो हमारी अपने चरम पे रहती है, क्योंकि प्रीलिम्स पूरा फैक्ट बेस्ड होता है, जिसमें हम अपनी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, वो सारी चीजें हो जाती हैं हमारी कवर। लेकिन अब मेंस में क्या होता है, उन्हीं चीजों को, उसी फैक्ट को, उसी अंडरस्टैंडिंग को, उसी डेटा को, उसी रिपोर्ट को, उसी आर्टिकल को, या उसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल चैप्टर को, या फिर आपके ज्योग्राफिकल टर्म को, सब चीजों को, इन शॉर्ट सारी चीजों को जो हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में, कंसाइज वे में, और फिर जो हमारे पेपर में पूछा गया उससे रिलेवेंट रखते हुए हमें प्रेजेंट करना रहता है। तो जनरली हमारा मेंस आंसर राइटिंग का फर्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में और कंसाइज वे में, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट होती है। जो वर्ड लिमिट होती है वो हमारी जनरली मान के चलिए कि 200 से 250 वर्ड के आसपास होती है। कुछ क्वेश्चन में हमारी 150 तक ही होती है। हमें क्या टारगेट ये रहता है कि हम वर्ड लिमिट को ब्रीच न करें, और क्या उससे कम ही रखें। अगर जैसे कि 200 वर्ड को कहा है एग्जामिनर ने कि 200 वर्ड के अंदर में लिखे, तो अगर हम 150 वर्ड ही लगाते हैं तो हमारे लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एक तो हम सारी चीजें उसमें एडजस्ट कर दिए या इंक्लूड कर लिए, फिर उससे हमें जो टाइम बचेगा वो आगे के क्वेश्चन हमें करने में आसानी होती है, जो टफ होते हैं, जो ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। क्योंकि कोई क्वेश्चन तो जरूर होगा, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो कि आपके 10 मिनट तक ले लेंगे। जबकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप 20 क्वेश्चन का 3 घंटे में देखें तो 7 से 8 मिनट ही ऑन द एवरेज आ रहा है, क्योंकि उसमें बाकी सारी चीजें जो आपको फॉर्म फिल करना है, आएगा एग्जामिनर, उसमें इन्विजिलेटर आएगा, आपसे गोले बबल भरवाएगा, वो सारी चीजें भी आपकी टाइम लेती हैं। तो आपको मोटा मोटा 7 से 8 मिनट ही आपको मिल पाता है। फिर दूसरी चीज क्या होती है, एक तो होता है कि आपने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसको जो है कंसाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आप उसको प्रेजेंट करें। सेकेंड थिंग होती है कि
आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके एनालिटिकल एबिलिटी क्या है। जैसे कि अगर कोई इकोनॉमी से रिलेटेड आप ट्रेड डेफिसिट से पूछ दिया है कि अभी ट्रेड डेफिसिट जो है या व्यापार घाटा जो है अभी कम हुआ, तो इससे आपने क्या समझा कि कौन कौन से इसके पीछे फैक्टर्स है, या पेट्रोलियम का दाम बढ़ा है या घटा है, या इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है या घटा है। अब इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है या घटा है तो किस सेक्टर का, आईटी का बढ़ा है कि सर्विसेज का बढ़ा है कि रेमिटांसेस का बढ़ा है। आपको ये सारी चीजों की समझ को वहां पे प्रदर्शित करना होता है। संचार यानी संचार में इंपॉर्टेंट ये कि आप जो अपना कंटेंट आप लिख रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम खुद कोई बात जो है बहुत देर तक बोलते रहते हैं लेकिन सामने वाले तक पहुंच ही नहीं पाती, या सामने वाला उस चीज को, हमारे पॉइंट को पा नहीं पाता जो हम कहना चाहते हैं, वो दूसरे पॉइंट पे आ जाता है। तो संचार इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो चीज कहना चाह रहे हैं सामने तक वो चीजें डिलीवर हो रही है या नहीं, और एग्जैक्टली डिलीवर हो रही है कि नहीं। इसलिए हमारा ये इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल, क्योंकि जब राइटिंग स्किल है अगर हमारी बेटर होगी तो उस कम समय में ही हम अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे। यहां पर हमारा ग्राफ, चार्ट, डायग्राम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। या हमारे एनालिटिकल एबिलिटी की बात करेंगे तो यहां पर हमारी चीजें जो इंटर रिलेटेड या इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, तो जहां पर हम कई एंगल को एक साथ जो एनालाइज करते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम चीजों को जोड़ रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंट में हमारा वेस्ट एशिया में अभी डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, तो अब अगर हमें जोड़ना क्या है कि अगर वेस्ट एशिया में अभी डिस्टर्बेंसेस हैं तो हम अपनी एनर्जी सप्लाई को और कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ये हमारा हुआ एनालिटिकल अप्रोच कि किस तरह से हम डाइवर्सिफाई करें कि जहां जैसे हम जो पेट्रोलियम पर जो हम मिड ईस्ट रीजन पे के पर डिपेंड है, तो उसकी डिपेंडेंसी को हम कैसे कम कर सके। हमारे जो रेमिटांसेस का बहुत बड़ा सोर्स है मिडिल ईस्ट रीजन, तो उसको कैसे हम डाइवर्सिफाई करें, जैसे अफ्रीका को कवर कर सकते हैं। यूरोप में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ज्यादा एज की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां पर कैसे यूज कर सकते हैं। जब पे सेंट्रल एशिया रीजन को हम कैसे, जो कि ज्यादा पीसफुल रहता है कंपैरेटिव अगर मिड ईस्ट से देखें, तो उसको कैसे टैप कर सकते हैं, अफ्रीका को कैसे टैप कर सकते हैं, यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फिर थर्ड पॉइंट आता है स्कोर और समय प्रबंधन पर प्रभाव। अगर आप डेली राइटिंग लिखते हैं तो आपके बाय डिफॉल्ट जो है, आज लिख रहे हैं और फिर सेम क्वेश्चन ही आप कल लिखिएगा। आपको ये मैं कह रहा हूं चैलेंज देके कि आपको अगले दिन आपको कई पॉइंट्स अपने आप ऐड कर लेंगे। आप कहीं मत देखिए, कुछ भी मत देखिए, तब भी आप उससे ज्यादा इंप्रूव कर जाएंगे। जो आपने आज लिखा है वही सेम क्वेश्चन को अगर कल लिखेंगे तो आपके स्कोर बढ़ाने के लिए आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये हवा हो जाएगी। अदरवाइज आप 3 घंटे में आपको लगेगा कि आपका हाथ टूट के गिर जाएगा, आपको 3 घंटे बाद फिर से लिखना है। जबकि तो आप ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि अब तो गैप भी नहीं दे रहा। पहले तो ये था कि एक दिन होता था 2 पेपर पे, अगले दिन गैप हो जाता था, फिर अगले दिन 2 दिन लगातार। अभी तो क्या है, अभी यूपी पीसीएस का भी देखिए 4 दिन में 8 पेपर लगातार दे दिया है। तो ऐसे में आप कैसे टैकल करेंगे इस चीज को। तो ऐसे में स्कोर ज्यादा लाने के लिए आपको डेली मेंस आंसर राइटिंग जरूरी है। और फिर क्या है कि टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ ये टारगेट मत बनाइए कि आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप कॉपी भर दिए तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे या आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर कॉपी भरने से अगर आपको नंबर मिलता तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में होगा, आपके ग्रेजुएशन के एग्जाम में होगा, लेकिन यहां पर नहीं, क्योंकि यहां पर तो कंपटीशन है। क्योंकि एक सपोज करिए कि हम है, हमने सिर्फ कॉपी में जो भी अभी ई वेस्ट पे आज जा रहे हैं कवर करने, तो ई वेस्ट से कोई क्वेश्चन आया, हमने ई वेस्ट के सारे टॉपिक जितना भी हमें याद था सब लिख दिया लाइन से, एक खिचड़ी बना के। दूसरा आदमी ने पर्टिकुलर वहां पे स्टार्ट किया, रिपोर्ट से लिखा है या डेटा से लिखा है या जो फैक्ट अभी रिसेंट में न्यूज में रहे उससे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इंडिया की ई वेस्ट क्या है, फिर इंडिया की क्या एग्जैक्ट पोजीशन है, इंडिया में क्या क्या रिसेंट डेटा, जैसे इसका जो क्या बढ़ा है, कहां पे किस सेक्टर में बढ़ा है, कौन कौन से इसके सोर्स हैं, कौन कौन से मेजर जो है एरियाज हैं जहां पे से ये बढ़ा है।
ठीक, फिर उसके बाद इसकी वर्ल्ड में क्या पोजीशन है, फिर इंडिया इसको जो है टेकल करने के लिए क्या क्या अप्रोच रख रहा है। अप्रोच में भी एक तो होती है कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरीके से हैं, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ इन्फोर्समेंट पॉलिसीज क्या क्या है, किस तरीके से कर रहा है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है। अगर ये सारी चीजें फिर कंक्लूड करता है प्रॉपर तरीके से, इसमें डायग्राम भी बनाया है और उसके बाद ग्राफ भी बनाया, चार्ट भी बनाया कि किस तरीके से सारी चीजें हैं। तो अब ये समझिए कि हमें नंबर देगा कि जो सामने वाला इतना अच्छे से लिखा है वो भी 7 ही मिनट में लिखा है और हमसे अच्छा लिखा, हमसे ज्यादा फैक्चुअल लिखा, हमसे ज्यादा एनालिटिकल जो एबिलिटी है उसकी वो उसमें शो हो रही है, तो उसको बाय डिफॉल्ट नंबर देगा। वो है कि आपका जैसे अगर 10 नंबर का है या 8 नंबर का है या 12 नंबर का है क्वेश्चन, तो हमारा डिफरेंस 1 नंबर का आएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि 20 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर का डिफरेंस है, ये इतना बड़ा डिफरेंस कर देता है कि 12 से 15 नंबर का डिफरेंस कहां पे हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 15 नंबर का जो 4 पेपर में आएगा तो वो 60 हो जाएगा। इसी तरह ऑप्शनल को जोड़ के ये पूरा जो 100 मार्क्स का डिफरेंस होता है, 100 मार्क्स में जो है एक का सिलेक्शन हो जाता है, एक जो है वो बॉर्डर जो रेखा है जो मतलब कटाव जा रही उससे भी बहुत पीछे रह जाएगा। तो आप समझिए एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या, अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप जो गिवन टाइम है 3 घंटे, तो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन आपके लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने फर्स्ट स्लॉट में यानी मॉर्निंग टाइम में अगर लिख भी दिया तो इवनिंग टाइम में 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे। तो ऐसे में आप कैसे आप उस चीज को कवर करेंगे, क्योंकि आप ये सोचिए कि अगर आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, प्रैक्टिस है नहीं तो छूटेगा ही छूटेगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो अगर छूटते हैं तो आपके अगर 100 नंबर भी छूट गया, जो कि बहुत नॉर्मल है, अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी पता करिएगा कि 100 नंबर अगर 4 पेपर को देखोगे तो आपका छूटना बहुत नॉर्मल है। और 100 मार्क्स अगर छूट गया तो आपका तो 900 में ही जीएस इवेल्युएट हो रहा है ना, दूसरे का 1000 में हो रहा है। तो आप समझ गए, आप तो बेसिक में ही आप पीछे चले गए ना। तो आप अच्छा भी लिखेंगे तो भी आप कैसे कवर करेंगे, क्योंकि आप ये जो 100 मार्क्स है अगर उसमें 100 में 30 नंबर भी दे दिया, 30 नंबर सिर्फ अटेम्प्ट अगर सही से कर दिया जाए तो 30% आ जाता है। तो अगर 30 मार्क्स का भी आपके बीच में डिफरेंस या वेरिएशन कर गया तो आप उसको कहां से कवर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपका टाइम मैनेजमेंट, आंसर राइटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका राइटिंग स्किल, ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। राइटिंग स्किल अगर आप डेली लिखते हैं, आप डेली प्रैक्टिस करते हैं ऑनेस्टली, अगर आप डेली, तो आपकी क्या राइटिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि आप ये सोचिए कि आज हम फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, आप हमारा ये लेक्चर अगर ये लगातार चल रहा है, आप लगातार फॉलो अप करते रहे हैं, या फिर आप 10वें दिन देखिएगा, 10वें दिन आपको कुछ ना कुछ नए टर्म्स, नया अप्रोच, नया स्टाइल आपको जरूर ऐड ऑन दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसको कहते हैं प्रैक्टिस। अगर आप किसी चीज को कंटिन्यूटी अप्लाई कर रहे हैं उसमें, तो आप अगर आप लिख रहे हैं उसी तरह सेम पैटर्न होता है लिखने का। अगर आप लिख रहे हैं तो दिन ब दिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आप नए नए शब्दों को उसमें समावेश करते जाएंगे और आपके उत्तर लेखनी भी एक तो साफ होगी, साथ में आप में जो शब्दावली यूज करेंगे वो ऑन डिमांड यूज करेंगे और रिलेवेंट यूज करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, या फिर देखिए ना कि अगर आप कभी भी आप एग्जैक्ट अगर फर्स्ट डे या सेकेंड डे आप लिख रहे हैं तो आपके पास शब्द ही नहीं मिलते आपको कि हम लिखे क्या। हमें टॉपिक सब समझ में आ रहा है, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अभी पूछ दिया जाए तो हमें आ रहा है, हमें पता है कि जिग्सा फिट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से काम कर रहा है, इसमें रेडियो मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से काम। लेकिन अगर यही चीज हमें लिखने को कहा जाए तो हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे, हम नहीं लिख पाएंगे। तो ये साफ होती है, आप खुद अप्लाई करिएगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस का सबसे बड़ा जो फायदा होता है ये कि आपका दिन ब दिन जो राइटिंग स्किल है वो इंप्रूव होती जाती है। आपकी ये जो राइटिंग स्किल होती है, सब चीजें एक एक चीज है, जैसे राइटिंग स्किल है, टाइम मैनेजमेंट है, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखने का ढंग, इन सारी चीजों के बाद अगर आपको पता है कि ग्राफ, चार्ट, मैप कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब एक ही दिन आपने दिमाग में सारी चीजें लाई कि हम ये चीज यूज कर सकते हैं, ये चीज यूज कर सकते हैं, ये आपको आएगा याद।
पर जब आपका टाइम खत्म हो चुका होगा तब आपको याद आएगा, या आप कंक्लूजन जब लिख रहे होंगे तब आपको याद आएगा कि यहाँ पर तो मैं मैप भी बना सकता था, या यहाँ पर मैं डायग्राम से ज्यादा कम टाइम में अपनी बातें कह सकता था। लेकिन ये आपको जब लिख रहे होंगे तब आपको याद नहीं आएगा। आप इंट्रो में ऐसा लिखेंगे कि आपको खुद उस आंसर को देख के लगेगा कि मैंने कैसे इतना गंदा लिखा। तो ये चीज होती है प्रैक्टिस, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको प्रैक्टिस करना। ठीक है, आज तो ये फर्स्ट लेक्चर था तो हमारा इसमें भी टाइम चला गया। सेकंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ये चीज को धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि 8 से 10 मिनट में ही अपना जो है टास्क पूरा कर लें। अब हमारा ई वेस्ट से रिलेटेड आया है। ठीक है, आज हम ई वेस्ट से रिलेटेड, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब सीधा सा परिभाषा आप समझ गए हो कि जो चीज जो है इलेक्ट्रॉनिकली मेड है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनी हुई है, चाहे वो हमारी अगर स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, ये बोर्ड हो सकता है, ये पेन हो सकता है, ये फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन है हमारी, आपका अब ऑटोमेटिक कार आ रही है, हमारी जितनी भी चीजें आप सामने देख रहे हैं कि आजकल ऐसा हालत हो गया है, कोविड-19 जब से आया उसके बाद तो मतलब और एक्सपोनेंशियली चीजें बढ़ी हैं। लेकिन हम सुबह उठते हैं और रात सोते हैं, पूरे दिन हम कहीं ना कहीं किसी न किसी एक न एक इलेक्ट्रॉनिक चीज के साथ ही रह रहे होते हैं। जो अब वो क्या है कि एक तो पहले कि यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चीज का जो हमारा बहुत ज्यादा कोविड से बढ़ा है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम कल्चर बढ़ा। तो अब जैसे ये हम अपने घर से काम कर रहे हैं, पहले एक ऑफिस में रहता था, एक बोर्ड है, इस पे अपना लेक्चर ले रहे हैं लोग, अपना चला जा रहा है। अभी क्या लोग के घर पर भी सेटअप हो गया सबका, तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ेगा ना, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ेगा। कोविड-19 से एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। इंडिया में अब सिंपल सी बात है कि इंडिया में अभी जैसे जैसे डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो जब डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ेगा तो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट जब बढ़ेंगे, जैसे मोबाइल बढ़ेगा, तो जब मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप, ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ बढ़ने का एक और रीजन होता है, क्योंकि कोई भी और चीजों के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक चीज की जो टाइम, जो अवधि होती है वो बहुत कम होती है। अभी ये कम टाइम पीरियड इसका होता है, 2 से 3 साल में तो खराब हो जाता है। अभी आप मोबाइल लेंगे, 2 से 3 साल जैसे ही होगा वो हैंग करने लगेगा। आप कितना भी अपडेटेड वर्जन लीजिए, कुछ भी लीजिए, एक आप देखते हैं कि आईफोन वाले तो हर साल ही निकालते रहते हैं। आज आईफोन 16 निकाल रहे हैं, पिछले साल आईफोन 15 निकाले थे, उससे पहले जो है 14 निकाले। अब बीच बीच में भी अलग अलग वर्जन निकालते हैं। और ये क्या है कि ये सब चीजें अभी स्टेटस सिंबल भी बन गई है कि अगर हमारे पास आईफोन 13 है, किसी के पास 15 है, वो हमारा भी चल रहा है अच्छा, हमारे उनका भी चल, उनके ही तरह से चल रहा है, लेकिन हमें तो दिखाना है कि आईफोन 15 हमारे पास भी है। तो ये चीजें भी बढ़ी हैं। अब सिंपल सी घड़ी, पहले तो सब घड़ी लगाता था, अभी क्या है, दिखावा ही हो गया, लोग के हेल्थ कॉन्शियस हो गया, हेल्थ फिटनेस बढ़ा रहे। पर ऐसा नहीं है, स्मार्ट वॉच से बहुत ज्यादा हमें मतलब है फायदा, लोगों को होता होगा। अब मेल चेक नहीं कर पाते होंगे, वैसे भी वो लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं। लेकिन अभी स्मार्ट वॉच का हमें मतलब एज ए पर्सन, ये पर्टिकुलर मैं बताऊं, स्मार्ट वॉच का मुझे फायदा कोई नजर नहीं आता ऐसा कि जो काम आप मोबाइल से या नहीं कर सकते, कौन से वो फायदे अब चलते हुए। अब आदमी में क्या होता है, काहिलियत आ गई है कि अब जेब से मोबाइल ना निकालना पड़े, हाँ हमारे पास स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ से हम बात कर लिया उसको। अब इतना लेथार्जिक इंसान हो गया है, अब उसमें अपना क्या है, जस्टिफिकेशन दे रहा। तो हमारे मुद्दे की बात यह है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक तो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बढ़ी है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का जो जेस्टेशन पे जो टाइम पीरियड है, उसका जो काम करने का टाइम है, वो जो है वो कम होता है, तो इसलिए वो ज्यादा जल्दी ई वेस्ट में बदल जाते हैं। अब फिर उनका रीयूज कम है। जैसे कि अभी कोई लोहे का सामान है तो अभी हम मशीन में कर रहे हैं, फिर उसको जाएगा तो उसके बाद उसको पिघला के उसको दूसरा आकार दे देंगे,
तो फिर उसको फिर से रीयूज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में रीयूज की कैपेसिटी जो है बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये तो रीजन रहा कि इंडिया जो है चाइना, अमेरिका, जापान के साथ जो वैश्विक स्तर पर अभी जो है एक बड़ा ई वेस्ट प्रोड्यूसर बन रहा है। अभी ये जो है आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अभी जो अनटैप्ड एरिया है वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। तो उसके साथ जो डिजिटल भारत मिशन है, या फिर जो हमारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, या अभी और सैटेलाइट्स मिशन है जो जो हमारे डिजिटल जो क्षेत्र है उसको और ज्यादा इनोवेटिव कर रहे हैं, तो उससे और ज्यादा बढ़ेगा ही। तो अब ई कचरे का अगर हमारे देखें कि हमारे पे कहां पर फर्क पड़ रहा है इसका, तो सबसे ज्यादा हमारे अगर इंपॉर्टेंट है तो तीन। क्या होता है कि अभी हमने बात किया था ना कि पॉइंटर में लिखना, तो हमने उसी तरह से ही कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट में लिखें। तो जैसे अगर आप तीन पार्ट ले लिया, हेल्थ, एनवायरमेंट और आर्थिक क्षमता, इन तीनों पे आगे हम डिटेल में भी बात कर लेंगे कि किस तरह से है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम ही है, अच्छा खासा टाइम ऐसे ही हो गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ डेटा कि भारत में अभी ई कचरे की क्या या ई वेस्ट की क्या पोजीशन है, या इससे रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा। इससे आप इंट्रो भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई इंट्रोडक्शन, बाद में मैं आंसर लिख के भी आपको बताऊंगा कि कैसे पूरा आंसर ही यहाँ बोर्ड पे जैसे सिंपल सा क्वेश्चन लिख देंगे, फिर उसके बाद आंसर लिख के आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको लिखना है। वो हम लाइव क्लासेस भी, अभी तो हम ये रिकॉर्डेड वीडियो चला रहे हैं, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे हम ये लाइव क्लासेस पे आ जाएंगे, जिससे कि हम ये जान सके कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, और हम किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे क्या है कि वन वे हो जाता है, उसमें क्या होता है हमारे लिए उल्टा टफ हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो उसमें डिलीवरी जो होती है वो कहीं ना कहीं जो मतलब एक प्रॉपर वे से नहीं हो पाती। तो हम आगे, हमारा टारगेट यही है कि हम लाइव क्लासेस पे आएंगे, इसीलिए ये सारी चीजें, बोर्ड कैमरा, ये सारी चीजें अभी हमने चेंज कराई रिसेंटली। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि भारत में ई कचरे का बोझ क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी डेटा हमारे पास है। तो आप देखिए कि भारत में 2017-18 से 151% जो है बढ़ा है। तो मतलब आप समझिए कि 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जो चीज जो है 2017-18 में 7.08 लाख मीट्रिक टन थी, अभी वो 2023-24 में 17.78 लाख टन बढ़ गई। तो मतलब देख रहे हैं कि 1.5 गुना आपका बढ़ा है। क्यों? क्योंकि इसी फेज में हम देख रहे हैं कि यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बढ़े हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जो पुनर्चक्रण है या रिसाइकिल है, वो ई वेस्ट का रिसाइकिल जो है सिर्फ 10% ही हो पा रहा है। 90% अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में है। अनौपचारिक क्षेत्र का अलग नुकसान है, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है या कोई भी वेस्ट है, अगर वो कोई भी कार्य अगर अनौपचारिक क्षेत्र में है तो उसमें एक जो अलाइनमेंट नहीं रहता और उसमें बर्बादी ज्यादा होती है। तो इसमें यहां पर क्या है कि अगर 10% ही जो हमारा ई वेस्ट है वो फॉर्मलाइज्ड तरीके से हो रहा है, या फॉर्मल तरीके से, या इंडस्ट्रियली जो भी ऑथेंटिक तरीके से हो रहा है, बाकी जो 90% अनौपचारिक क्षेत्र में हो रहा है, तो इससे हमारा सारा लॉस है। एक तरह से क्या है कि हम रिसाइकिल प्रॉपर नहीं कर पा रहे। जैसे इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज में आप देखिएगा कि रिफर्बिश्ड आइटम, वो क्या होता है कि 1 साल 2 साल जैसे मोबाइल पुराने हैं, तो उनको जो प्रॉपर चैनल से जो सेल किया जाता है तो उसके एक अच्छा दाम भी मिल जाता है। फिर कंपनी उसको रिसाइकिल या रिफर्बिश करके उसमें नया सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करके उसको फिर से सेल, कम कीमत पर सेल कर देती है, जिससे उसको कम से कम 3-4 साल लाइफ और मिल जाती है। लेकिन इंडिया में इस तरह के चैनल अभी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन वो अभी शुरुआती स्टेज में या नेसेंट स्टेज में। जैसे कैशिफाई, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सारे लोग अभी स्टार्ट कर दिए कई दिनों से। ये तो मतलब कुछ सालों से अभी ये स्टार्ट हुआ है कि वहां पे आपको रिप्लेस कर देते हैं, जिसपे अभी क्या है कि यहाँ पर अभी उतने पैसे नहीं मिलते लोगों को लगता है कि उतने में अगर आप कोई मोबाइल आप सेल कर रहे हो 1000-2000 मिल रहा है, आपका 70,000 का मोबाइल है, तो आप इसलिए नहीं बेचते कि हो सकता है कि हमारा डेटा लीक हो, हमारे इंपॉर्टेंट डेटा है कहीं आपके चले जाए। तो इसलिए अभी उस तरीके का ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसलिए भी कई लोग नहीं बेचते। ये हम सारा पूरा लाइव एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो चीजें हमने खुद महसूस की है। तो इंडिया में सबसे बड़ी चीज है, ये एक पॉइंट ये था कि हमारा जो बढ़ा है, ठीक है, 1.5 गुना से ज्यादा जो है हमारा पिछले
6 सालों में बढ़ा है। फिर उसके बाद 10% ही हमारा ई वेस्ट जो है अभी रिसाइकिल हो पा रहा है, जबकि आगे हम बात करेंगे कि कितनी इनिशिएटिव इससे रिलेटेड चल रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये सिर्फ हम डेटा की बात कर रहे हैं, यहां पर एकदम स्टिक रहिएगा, आगे जो कुछ चीजें हम आगे आएंगी इसीलिए अभी यहां पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरी क्या है कि इंडिया में हर साल इंडिया को महत्वपूर्ण धातुओं के कारण 80,000 करोड़ रुपए का, समझ रहे हैं कितना, 80,000 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की वजह से होता है, जो इसमें इंपॉर्टेंट धातुएं यूज होती हैं। जैसे बात किए थे कि सोना, तांबा, कैडमियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर्स यूज हो रहे हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन में तो इंडिया जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो अगर इस चीज को अगर सही से टैकल किया जाएगा तो हमारा जो आयात का भार है या इंपोर्ट है का जो हमारे ऊपर वजन है, या हम जो फॉरेक्स पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, या फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी जो हमारे विदेशी मुद्राएं हैं उनको जो देना पड़ रहा है हमें आयात के लिए, उससे भी हम बचेंगे। तो हम ये 80,000 करोड़ रुपए जो हमारा नुकसान हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट जो हमारे मेटल्स हैं इसमें वेस्ट हो जाते हैं, अगर हमारे एक प्रॉपर रिसाइकिल मेथड या प्रॉपर फॉर्मलाइज इंडस्ट्री होती इसके लिए, ई वेस्ट के लिए, तो हमारा इतना जो है, इतना नहीं, अगर 80,000 करोड़ नहीं तो 40,000 करोड़ तो बच ही जाता। तो इसमें एक बड़ी से 40,000 करोड़ की तो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं इंडिया में जो अभी चल रही हैं। अभी कुछ स्टार्टअप्स हालांकि काम कर रहे हैं ई वेस्ट में, जो कि अभी $1 बिलियन कंपनीज, अभी यूनिकॉर्न कंपनीज बने हैं अभी हाल ही में ई वेस्ट पे जो काम कर रहे हैं, उनके भी बारे में देखेंगे। आप अगर कहीं पाते हैं तो उनको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है हमारा इन्वायरमेंटल कॉस्ट। इन्वायरमेंटल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ डेटा देखें तो इसमें जो है हमारा प्रतिवर्ष हर साल $10 बिलियन का लॉस होता है। क्योंकि अब इन्वायरमेंट में किस तरह से लॉस हो रहा है, अब जैसे सपोज करिए इसी बोर्ड को या हम अपने मोबाइल को ले लेते हैं, ठीक है, तो अब मोबाइल को अगर हम जला दें, ठीक है, तो उससे एयर पॉल्यूशन होगा। अगर उसको हम फेंक दें बिना डिस्पोज किए जमीन में या कचरे में, डंपिंग यार्ड में फेंक दिए, तो उससे सॉइल पॉल्यूशन होगा। अगर उसको हम किसी नदी पानी में फेंक दें तो उसमें क्या है कि मटेरियल है आपका, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, आपके प्लास्टिक है, आपके मेटल्स हैं, जो भी है, कई कई जर्मेनियम, सिलिकॉन है, फिर साथ में कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में कोबाल्ट का भी यूज किया जाता है, जो कि कई रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, तो उनसे जो है जल प्रदूषण होगा। ठीक है, तो इससे हम देख रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की जो कॉस्ट है, एक्यूमुलेटिव कॉस्ट है, वो $10 बिलियन तक की है। ठीक है, अब फिर उसके बाद आती है कि सामाजिक लागत, सोशल कॉस्ट। ठीक है, अब सोशल कॉस्ट उससे भी ज्यादा है। सोशल कॉस्ट जो है $20 बिलियन आकी गई है कि इससे जो है स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव, जैसे हमने बोला था ना कि जो टच में आते हैं उससे, अब सोशल लागत किसी भी चीज की सोशल कॉस्ट उसे कहा जाता है जो इंसान नहीं चाह रहा है लेकिन उसको भुगतान करना पड़ा। जैसे सपोज करिए कोई आदमी है हमारे सामने जो हमारे साथ खड़ा है, वो सिगरेट पी रहा है, ठीक है, अब वो सिगरेट पी रहा है तो उसने उसको पे किया, जो भी जितने रुपए उसने अपना खरीदा, लेकिन जब वो स्मोक कर रहा है, ठीक है, तो उसका धुआं जो मुझे लगा वो जो है उसकी सोशल कास्ट, जो अब उसकी वजह से मेरे ऊपर जो असर पड़ा वो है उसकी सोशल कास्ट। क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो सोसाइटी में या उस पर्टिकुलर सोसाइटी में या उस पर्टिकुलर स्थान पर रहने की वजह से मुझे जो भुगतान करना पड़ा, तो सोशल कास्ट वो हो जाती है। जैसे सोशल कास्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम में अगर यूज करें तो जैसे डंपिंग यार्ड कहीं पे बना दिया गया, जैसे सपोज करिए हमारे घर यहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर पे डंपिंग यार्ड बना है, तो हम आ जा रहे हैं, तो जो इसकी वजह से, उस डंपिंग यार्ड की वजह से जो हमारे ऊपर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, वो सोशल कास्ट कहलाएगी। तो सोशल कास्ट में अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करें तो $20 बिलियन तक नुकसान जो है हर साल हो रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे 5 पॉइंट हो गए क्या, कि कितना बढ़ा है, कितना रिसाइकिल हो रहा है, इससे कितना, उसमें मेटल्स की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, इसका इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या है, इसका सोशल कॉस्ट क्या है। तो हमारे पास यहाँ 5 पॉइंट मिल गए। अब ये हम किसी भी पॉइंट से अपना इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेन बॉडी में भी अगर लिखना हुआ तो 1-2 लिख दिया, वो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि इसमें जो हमने क्वेश्चन मेंशन किया है वो किस तरह से टेकल करना है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ई वेस्ट है क्या, ई वेस्ट के बारे में जैसे कहा था कि जो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनी है या फिर जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी है उस पर बेस्ड है,
उससे उसको हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वो आपका कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, रेफ्रिजरेटर में अगर आपको यूज हो रहा है, ऑटोमेटिव कार है, प्रिंटर है, कुछ भी है इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग हुआ इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, तो उसको जो है ई वेस्ट कहेंगे। ई वेस्ट में आपको बता दिया आगे कि मेटल्स यूज होते हैं, प्लास्टिक्स यूज होते हैं, उसकी सर्किट होता है, वेपर यूज होता है। ठीक है, उसका वो जो भी आपके सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं, फिर उसके बाद जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं। ये आप एक लाइन में लिख दिए, हो गया। अब सोर्सेस के कि ई कचरे के जो प्रोमिनेंट स्रोत हैं या इंपॉर्टेंट स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, ऐसे ये इसलिए बनाए कि ये आपके भी दिमाग में रहे कि आप जैसे एक ग्राफ भी बना के इस तरह से लिख सकते हैं। अपना 5 बना दिया, एक बार लिखे कि आवासीय आया, कारपोरेट आया, औद्योगिक आया, स्वास्थ्य क्षेत्र में आया, आयात में आया। तो आया जैसे अब ये आवास में तो स्मार्टफोन, लैपटॉप या जो भी यूज कर रहे हैं उसमें आ गया। कारपोरेट में आप आईटी कंपनी में जाएंगे या जो भी ऑफिसेज में यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो आएंगे। औद्योगिक में आ जाएंगे तो मशीनरी या ऑटोमेटिक घटक या जो ऑटोमेटिक मशीनरीज होती है, जब आप कभी कारखाने में जाएंगे तो वहां आप 50 मशीनें आपको दिखेंगी, वो सारी जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिकली ही ऑपरेट होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो स्वास्थ्य सेवा में जाएंगे तो अभी स्वास्थ्य सेवा में भी आप देखेंगे कि मशीनरी, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, एक्सरे हो, सारी चीजों में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही यूज हो रहे हैं, इवन बीपी चेक करने तक की मशीन से लेकर आगे तक का। तो आप ये देख रहे हैं कि वो स्वास्थ्य क्षेत्र में। ठीक है, फिर आयात में होता क्या है कि कई जगह जो है विदेशी संस्थानों द्वारा अवैध रूप से भी ई डंपिंग होता है, क्योंकि इसमें भी ये होता है कि फ्रॉड में आप जो आयात के नाम पे कि स्क्रैप है या फिर जो यूज्ड मटेरियल है या फिर वो जो है मीडिएटर प्रोडक्ट है या मिडिल प्रोडक्ट है, कोई भी चीज फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बता के मंगा दिया जाता है और उसकी डंपिंग कर देते हैं कहीं पर भी। क्योंकि यहां पर आता है इंफोर्समेंट जो एजेंसीज है उनका रोल अहम हो जाता है। अगर इंफोर्समेंट एजेंसीज अपना सही से काम नहीं करती तो ये चीजें जो आयात जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, अवैध ई कचरा डंपिंग। जैसा कि ये इंडिया में अभी रिसेंट में देखा गया कई जगह, लेकिन अभी तक ये प्रोमिनेंट जो है अफ्रीका में बहुत ज्यादा रहा है, अफ्रीकन देशों में ये देखा गया। ठीक है, अब हम आते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन में था, अभी ये हम आगे देखें स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव है, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है, तो इसमें हमने देखा पहले क्या कि प्रतिवर्ष $10 बिलियन से अधिक का नुकसान होता है। ये हमारी फाइंडिंग जो है किसी न किसी रिपोर्ट पे या स्टडी पर बेस्ड होती है, जैसे वो नेचर हो या ज्योग्राफिक वर्ल्ड हो या फिर अलग अलग से आते हैं, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन भी इससे रिलेटेड बहुत से डेटा आते रहते हैं उसमें। ठीक है, अब जैसे जल स्रोत, वायु और फिर मृदा प्रदूषण, ये तीनों के बारे में बात की थी कि किस तरह से इससे तीनों तरीके के जो पॉल्यूशन होते हैं या प्रदूषण होता है उसमें ये योगदान करता होता है। चाहे वो जल प्रदूषण, क्योंकि इसमें मरकरी का यूज जैसे हो रहा है, कैडमियम का यूज हो रहा है, जर्मेनियम, सिलिकॉन का यूज हो रहा है, तो अब मरकरी से मिनीमाता रोग होता है। जैसे मरकरी से मिनीमाता रोग होता है, कैडमियम से इताई होता है, और फिर जर्मेनियम, सिलिकॉन, इन सब के जो टच में आने से हमें स्किन डिसीज डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो ये हमने देखा है कि इससे जो मेटल्स यूज हो रहे हैं उनसे प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, ये जिस वाटर बॉडीज में जाती है या जल निकाय में जाती है, चाहे वो नदी में डंप की जाए, चाहे समुद्र में किए जा रहे हैं या किसी तालाब में किए जा रहा है, वहां पर भी ये पॉल्यूशन फैलाती है, जिससे जल प्रदूषण होता है, जिससे वहां पे जो मछलियां होती हैं वो उनके संपर्क में आती है। जब मछलियों को इंसान उपभोग के लिए या खाने के लिए यूज करता है तो फिर वो अपने साथ वो मेटल एक्यूमुलेट होके आता है, वो और ज्यादा नुकसानदेह उसके लिए होता है। इसी तरह मृदा प्रदूषण में देखते हैं कि यही सारे मटेरियल या प्लास्टिक्स जो होते हैं, क्योंकि ये डिग्रेडेबल इतनी आसानी से नहीं होते, इतनी आसानी से पर्यावरण से खत्म नहीं होते, तो ये काफी सालों तक, कई सालों तक बने रहते हैं, जो दशक से लेकर सैकड़ों साल तक हो सकता है। तो इससे वो जो मृदा होती है पर्टिकुलर वो भी प्रदूषित होती है। ठीक है, तो ये सारी इन्वायरमेंटल इसकी कॉस्ट है। फिर सामाजिक हानि की बात करें तो पहले ही बात कर चुके कि लगभग $20 बिलियन जो है इससे नुकसान होता है। अब आर्थिक हानि में जो हमारा इसमें मटेरियल यूज होता है
वो 80,000 करोड़ तो ये यहाँ पे डेटा दिया गया है, लेकिन इससे भी मेरे हिसाब से इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये इसका इम्पैक्ट सिर्फ पैसे से ज्यादा जो है हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बनी हुई है। क्योंकि अगर इस चीज का अगर हम सही से वाइजली यूज करेंगे तो जर्मेनियम सिलिकॉन जैसे जो सेमीकंडक्टर्स हम जो यूज पे जो हम इन पदार्थों पर चाइना पर निर्भर हैं आयात के लिए, तो हमारे आयात करने का जो हमारा जो बजट जा रहा है, इस पे खर्च हो रहा है, वो कम होगा। अब फिर चाइना पर निर्भरता कम होगी तो कल को हम अच्छी डील कर सकते हैं, एक अच्छे एक नेगोशिएटर बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके कई एस्पेक्ट होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है बढ़ेगा, क्योंकि अगर हमारा नहीं रहेगा, इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम होगा। ठीक है, या आयात बिल जो है हमारा जब कम हो जाएगा तो हमारी जो अर्थव्यवस्था में वो पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में अन्य कामों में यूज होगी, तो वो हमारा एक्सपोनेंशियल रिटर्न होगा। तो इससे एक्यूमुलेटिव या अगर पूर्ण अगर मतलब एक चक्रीय रूप में देखें तो इसके हमारे फायदे बहुत ज्यादा हैं। इसकी मैं पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर बाद में जितनी भी आपकी पीडीएफ जाएगी या फिर जो भी लेक्चर जाएगा, जैसे प्रीलिम्स में लंबी कॉपी होगी, वो सारी चीजें आपकी अपलोड कर दी जाएंगी। आप टेलीग्राम का भी लिंक इसमें दे देंगे हम। ठीक है, अब क्या है कि इसमें अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज है उसका क्या रोल है, या फिर कौन कौन से अवेलेबल हमारे पास लॉज हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमारे इंपॉर्टेंट कौन कौन से पॉइंट है, ई कचरे के उत्पादक के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को हमने कवर कर लिया। फिर उसके बाद पर्यावरण और आर्थिक प्रभाव को भी देख लिया कि इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि नीतिगत ढांचे का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना। तो भारत में इससे रिलेटेड कौन कौन सी पॉलिसी है या कौन कौन से लॉज हैं उनको देखना है। अब यहां तक हम कवर कर लिए। अब हम आते हैं ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है, जब जो प्रोड्यूसर है या कोई प्रोडक्ट, जैसे ये पेन से इलेक्ट्रॉनिक पेन है, तो इसको जो बनाया है, ठीक है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब ये यूजलेस हो जाएगा तो इसको जो है डिसमेंटल करना या रिसाइकिल करना या किस तरह से डिस्पोज कर रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसी को ईपीआर कहते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड डायरेक्ट जो कोई लॉ नहीं है, तो ये जो प्लास्टिक अपशिष्ट या प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन नियम के अंतर्गत जो नियम है उसमें ही कवर होता है ये। तो ये दो लॉ हैं जो 2016 के हैं। इसमें कई अमेंडमेंट भी किए गए हैं। इसमें जो दूसरा किया गया वो 2023 में किया गया था। इसमें क्या है कि एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी प्रोड्यूसर की कि उसको जो है इसको डिस्पोज करना है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट ये हमारा जो इसका एम था इस पॉलिसी का कि इको डिजाइन और उत्पाद स्थायित्व को बढ़ाना, यानी मतलब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इकोलॉजिकली इंपैक्टफुल बनाए कि जिससे उसको इन्वायरमेंट पे कम से कम नुकसान पड़े और फिर उसको डिस्पोज करना आसान हो और वो सस्टेनेबल हो या ज्यादा टाइम के लिए जो ड्यूरेबल हो। ठीक है, सेकंड क्या है, उत्पाद मूल्य निर्धारण में पर्यावरणीय लागतों को भी शामिल करना। तो अगर कोई जैसे ये ही पेंसिल को ही एग्जांपल रखते हैं क्योंकि सामने ये चीज है, तो इसको जैसे हमने 5 रुपए में खरीदा, ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर है उसकी लागत आई इसके 4 रुपए। ठीक है, तो वो 4 रुपए लागत में उसने सारी इनपुट कॉस्ट अभी जोड़ी कि प्लास्टिक कितना लगाया, कौन कौन से मटेरियल यूज किया, कौन से लेबर को कितना कॉस्ट दिया, रेंट कितना दिया। तो बेसिक डिफरेंस ये आया कि जो उसने खर्च किया उसके बाद प्रॉफिट ऐड किया और 5 रुपए में हमें दे दिया। लेकिन इसमें इन्वायरमेंटल लॉस उसको भी ऐड किया जाना चाहिए, जो इस उत्पाद के वजह से जो इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा उसको, या बनाने से लेके अंत तक जो इसका इन्वायरमेंट पे हमारे असर पड़ेगा उसको भी हमें इसमें जब ऐड करेंगे तो एक रियल फिगर आएगी सामने कि एक्चुअल में इस प्रोडक्ट की लागत क्या है। ठीक है, अब तीसरा क्या होता है, इंपॉर्टेंट पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और लैंडफिल के बोझ को कम करना। क्योंकि जब 3R जैसे इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट है टास्क, ये
3R जो है आपका रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, ये 3R है। कि पहला क्या है कि आप जो है कोई भी चीज का जो पदार्थों का उपयोग जो है वो उसको रीयूज करिए, ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, उससे मतलब वेस्ट कम जनरेट होगा। ठीक है, फिर रिड्यूस करिए कि मतलब जो भी आप कर रहे हैं जो जरूरत का है उतना ही यूज करिए, रिसाइकिल ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल करें। तो ये इन्वायरमेंट को लेके 3R जो है फार्मूला वो बहुत ज्यादा हमेशा चर्चा में रहता है। चाहे बायो E3 पॉलिसी ले लीजिए, चाहे लाइफ स्टाइल के लिए लाइफ स्टाइल मिशन ले लीजिए, लाइफ मिशन, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। तो 3R हमेशा आपको याद रखना कि यूज में आ जाता है। आप कहीं पर भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ रहा है या ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स में आप जो है आप यूज कर सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे SDG गोल है, ये याद रखिए SDG गोल के जो सेक्शंस दिए गए हैं, तो SDG गोल को सेक्शन को आप कंक्लूजन में या आप इंट्रो में या मेन बॉडी में अगर आप डायनामिकली सोचे तो आप क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट आपको जरूर वहां से मिल जाएगा SDG गोल से। ठीक है, अब देखते हैं कि थर्ड क्या है कि नगर पालिका की जिम्मेदारी हटाकर उत्पादकों पर डालना। तो ये चीजें जो है कि डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है उस पर ज्यादा जिम्मेदारी डाली गई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या प्लास्टिक वेस्ट को लेके, बशर्ते बतौर जो पहले था वो नगर पालिकाओं पर था। तो ये जो है ये हमारे जो लॉज है, ये भारत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम जो 2016 तो 2023 में संशोधित किया गया, इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके अगर मुख्य पहलू के बारे में बात कर लें, ये शॉर्ट में देख लेते हैं कि इसकी अनिवार्यता कर दी गई है कि किसी भी जो भी ई वेस्ट प्रोड्यूसर है या फिर एग्रीगेटर है या फिर होलसेलर है, वो सबको जो है रजिस्टर कराना केंद्रीय प्रदूषण ये कंट्रोल बोर्ड यानी मतलब कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास अपने आप को खुद को रजिस्टर कराना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी जिम्मेदारी जो है पुनर्चक्रण से लेके अंतिम निपटान तक, मतलब एंड टू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। अब सर्कुलर दो तरीके की होती है, एक होती है लीनियर जो रैखिक अर्थव्यवस्था होती है, दूसरी होती है सर्कुलर चक्री। अभी जैसे ये प्रोडक्ट हमने कंपनी ने बनाया, हमने यूज किया, अब फेंक दिया। ठीक है, ये हो गया लीनियर, एक सिंगल लाइन हो गया। अब चक्रीय में एक सी तरह याद रखिएगा कि अब कंपनी ने बनाया, इसे हमने लिया, फिर उसके बाद रिसाइकिल किया, रिसाइकिल के बाद फिर मार्केट में आया, फिर कस्टमर ने लिया, फिर उसको सेंड किया, फिर रिसाइकिल हुआ। तो ये जो चलते रहने वाला प्रोसेस है वो चक्रीय या सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी से हमारे ई वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट में कमी आती है। वेल्थ टू वेल्थ एक स्कीम भी है इससे रिलेटेड, वेस्ट टू वेल्थ। ये जो स्कीम थी हमारी एक तरह से जो मटेरियल रिसाइकिल पर ही बेस्ड है कि हमारे जो वेस्ट हैं उनको हम किस तरह से वेल्थ में तब्दील करें। ठीक है, अब उसके बाद विनियामक अनुपालन की बात करें तो इसमें क्या है कि इन्फोर्समेंट तो है, ये इन्फोर्समेंट के साथ जो पनिशेबल ऑफेंस भी है। इसके जो लॉज हैं या इनमें जो सेक्शंस जो एप्लीकेबल हैं उनको अगर कोई नहीं मानता है या प्रोड्यूसर उस चीज को करने से मना करता है तो उस पर वो जुर्माना या दंड भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू एडिशन की बात करें, कुछ पॉइंट हम देख लिया करेंगे जब भी हम अपने मेन आंसर राइटिंग सीरीज देखेंगे, तो उसमें वैल्यू एडिशन के कुछ पॉइंट कौन कौन से। अब ये हमारा क्वेश्चन वहां तक एंड हो गया। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन, अब इसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू एडिशन देख लेते हैं, ये हम बाद में अलग से रख रहे हैं, इसको आप ऐड भी कर सकते हैं, इसको बस दिमाग में रखने के लिए, जिससे आपके दिमाग में इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी पॉइंट याद रखें कि अगर आपको जरूरत है तो उसको यूज कर सकते हैं। जैसे SDG 12, ठीक है, SDG 12 कहता है कि जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन सीधे तौर पर ये, ठीक है,
अगर आपको रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए कहा जा रहा है तो वो आपका ई वेस्ट कम करेगा, ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो ये हमारा एसडीजी गोल 12 है, ठीक है। इसी तरह हम जैसे क्या होता है कि हम अगर एग्जाम्पल दे देते हैं तो भी हमारे आंसर इफेक्टिव होते हैं। तो स्वीडन जो है, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इफेक्टिव ई वेस्ट मैनेजमेंट में आगे रहा है देश। तो यहाँ पे जो 99% तक जो घरेलू कचरा है वो पुनर्चक्रित होता है या रिसाइकिल हो रहा है। तो 99% मतलब समझने मतलब कि ऑलमोस्ट सारा ही जो है रिसाइकिल हो रहा है। कितना वहां मशीनरी सेटअप या फिर वहां पे अवेयरनेस कितना लोगों में ज्यादा है, ठीक है। फिर नीति आयोग ने भी रिकमेंड किया है कि इस चीज को चेंज करने के लिए हमें रैखिक अर्थव्यवस्था से लेके जो है सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ गए। कभी कभी इससे भी डायरेक्ट ही पूछ देता है कि रैखिक अर्थव्यवस्था और चक्राकार या सर्कुलर इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी जो है इंडिया के लिए एक रामबाण साबित हो सकती है। एक क्वेश्चन आ सकता है या बनाया जा सकता है एक तरह से, ठीक है। अब फिर ई कचरा मैनेजमेंट के लिए पोर्टल जो है ये वास्तविक समय पर निगरानी, पारदर्शिता और ईपीआर अनुपालन को बढ़ाने के लिए बनाया गया ई वेस्ट मैनेजमेंट पोर्टल, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट इसलिए डेटा फैक्ट में कि आप आंसर में अपने यूज कर सकते हैं। ई वेस्ट से रिलेटेड ये फैक्ट थे, ठीक है। यूरोप का एक ये भी है, यूरोप में अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को लेकर जो डायरेक्टिव्स हैं, यूरोपियन डायरेक्टिव्स WEEE, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। अब अगर हम आगे की राह देखें तो आगे की राह में हमेशा उन पहलुओं को कवर किया जा रहा है जिन पहलुओं को अपनाने की जरूरत है या जिनको, यहाँ पर आप अपने खुद की भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो इफेक्टिव है और फिर आपके रिलीवेंट है, जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलीवेंट है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप किसी, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यों अपने ऊपर रखना किसी को, जो उससे रिलेटेड कमेटीज बनी है या उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन होती है, खासकर फिर उसके बाद नीति आयोग है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इन लोगों की भी कुछ रिकमेंडेशन होती है, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं आगे की राह में या वे फॉरवर्ड में, ठीक है। तो इसमें जैसे डिजिटल ट्रैकिंग या गैर अनुपालन के लिए दंड के लिए ईपीआर प्रवर्तन को मजबूत करना, ठीक है। ये डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन को कितना इफेक्टिव तरीके से हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जिम्मेदार निपटान पर जन जागरूकता को बढ़ाना। अब जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप शिक्षा प्रणाली में समावेश, जैसे कि आप 9th 10th में या 6th 7th में आप जो करिकुलम है, स्कूल करिकुलम, उसमें आप एक चैप्टर या एक टॉपिक ऐड कर सकते हैं कि जो ई वेस्ट से डायरेक्ट रिलेटेड हो। आप जो है एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, जैसे होर्डिंग लगाती है नगर पालिका या नगर निगम, आपने पंचायत सीरीज में भी देखा होगा कि जगह जगह किस तरीके से होर्डिंग का यूज किया गया। तो उसी तरह से आप गांव से लेके शहर तक जगह जगह जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या मिनिस्ट्रीज जो है इससे रिलेटेड होर्डिंग एजुकेशन करिकुलम में या फिर मतलब इसके लिए एनजीओ का सहारा लेकर या और इस तरह के रिलेटेड इंस्टीट्यूट का सहारा लेके आप जो है इस चीज को जन जागरूकता को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो रिसाइकिल जो टेक्नोलॉजी है उसमें इनोवेटिव करने के लिए, इसके लिए अटल इनोवेशन मिशन में भी बहुत ज्यादा चल रहा है इस चीज को, ई वेस्ट को लेकर अभी अवार्ड भी दिया है हाल ही में, कुछ दिनों पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड भी दिया है ई वेस्ट के अच्छे इनोवेटिव तरीके से जो किया था। कुछ अभी हमें याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, लेकिन कुछ स्टार्टअप्स को अवार्ड भी दिया था गया था इस चीज को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मेटल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मेटल वेस्ट हो रहे हैं इसकी वजह से, ठीक है। फिर उसके बाद जो अनौपचारिक क्षेत्र में कौशल प्रदान करके और उनको सर्टिफिकेशन देके, क्योंकि हमने देखा कि 90% तक लगभग जो है वो अनौपचारिक क्षेत्र में इसका निपटान हो रहा, तो हम जो अनौपचारिक क्षेत्र में एक स्किल फोर्स जो है स्किल्ड फोर्स डेवलप करके या कुशल कार्मिक डेवलप करके उनको तकनीक बता के उनको एक सर्टिफिकेशन दे सकते हैं कि वो जो है एलिजिबल हैं ई वेस्ट कलेक्ट करने के लिए। फिर क्योंकि उससे अगर किसी को तरीका बता दिया है कि ई वेस्ट को किस तरीके से कलेक्ट करना है और किस तरह से उसका ऑप्टिमाइज यूज कर सकते हैं कि जिससे उसमें से जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट या निकाल सकें, तो उसके लिए सर्टिफिकेशन कोर्स भी चला सकते हैं, फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन दे भी सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या है कि हमारा आता है कि एक सुनियमित ईपीआर ऋण बाजार, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, खुदरा और नगर पालिका स्तर पर संग्रहण और रिकवरी कार्यक्रम। ये सारे क्वेश्चन जो पॉइंट्स है उससे इंटर रिलेटेड है कि आप अगर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है कि आप किस तरह से इफेक्टिवली, रूल्स तो हमेशा हर चीज से रिलेटेड है, पर रूल्स का अगर 10% भी अगर सही से अप्लाई किया जाए तो रिजल्ट एकदम ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। क्यों कि यहां पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपने देखा होगा कहीं ना कहीं सारे एप्लीकेशन पार्ट पर बेस्ड हैं कि किस तरह से इफेक्टिव तरीके से अप्लाई किया जाए जिससे ई वेस्ट को कम किया जा सके, ठीक है। ये आपने आगे की राह में दिखा दिया। अब उसके बाद निष्कर्ष पे आ गए, जो लास्ट में लिखना है। तो निष्कर्ष में एक जो है आप एसिमुलेटिव, जिसमें जो है एक दूरदर्शी अप्रोच आप दिखाते हुए आप एंड कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा था यहाँ पे कि एक ये ई वेस्ट जो है हमारे लिए एक संकट भी है, एक अवसर भी है। उसी तरह जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिजास्टर भी है। उसी तरह एक संकट इसलिए क्योंकि इससे हमारे दुनिया भर के पॉल्यूशन हो रहे हैं, सोशल कॉस्ट है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। इस तरह से अवसर इसलिए क्योंकि वेस्ट टू वेल्थ है, इससे हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेटल्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। कल को हम ई वेस्ट प्रोसेस्ड जो है कंट्री ही बन सकते हैं कि कंट्री में कुछ इकाइयां जो हैं वो डेवलप्ड कंट्री से ई वेस्ट को इंपोर्ट किया, ठीक है, उनके लिए वो ई वेस्ट है, लेकिन उसको जो है जो कंपनीज डेवलप की तो उससे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्लास्टिक्स, ये सारी चीजों को रीयूज करके एक इंडस्ट्री ओपन हो सकती है। जो मतलब एक अंदाजा लगाया गया था कि ये सनराइज सेक्टर में आएगा अगर ई वेस्ट प्रोसेस्ड इंडस्ट्री जो है डेवलप होती है एक मतलब पर्टिकुलर तरीके से या अलाइंड वे से, तो वहां पर भी स्कोप है, ठीक है। तो अवसर भी है, संकट भी है। तो इस तरह से आप अंत कर सकते हैं कि उसके बाद जो है इंडिया में 5 वर्षों में जो 70% से ज्यादा बढ़ा है। जैसे हमने पीछे आपको डेटा भी दिखाया था कि 2016-17 से तो 1.5 गुना लगभग बढ़ा है, लेकिन आपका 2021 से जब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो उसके बाद से जो एक्सपोनेंशियली बढ़ा है तो वो 70% आपके पिछले 5 साल में बढ़ गया है, ठीक है। और आगे ये बढ़ता ही रहेगा। अब इसमें क्या है कि हमें हर फ्रंट पे काम करने की जरूरत है। तो अब नीतिगत तरीके से भी, टेक्नोलॉजी पर भी, शासन व्यवस्था को भी, तो तीनों पहलुओं को शामिल करेंगे तो हम एक इफेक्टिव अप्रोच अपना पाएंगे और इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो नीतिगत प्रौद्योगिकी में इनोवेशन और शासन व्यवस्था इंप्लीमेंटेशन, आप समझ गए ना तीनों। ये पॉलिसी है, ये टेक्नोलॉजी है और ये शासन व्यवस्था में इंप्लीमेंटेशन है। जैसे कलेक्ट कहाँ करना है, रिसाइकिल कहाँ करना है, सर्टिफिकेशन किस तरीके से देना, ये सारी चीजें आपका कवर हो गए। तो इससे आपने इस क्वेश्चन में, इस डिस्कशन में आपने देख लिया इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड थे कि जैसे भारत विश्व के सबसे बड़े ई प्रोड्यूसर में से एक है, ठीक है। उसके बारे में हमने बेसिक डिटेल देखी, इसके पर्यावरण प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, इन दोनों प्रभावों को देखा, साथ में सामाजिक प्रभाव को भी देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि भारत में अवेलेबल नीतिगत ढांचे यानी इससे रिलेटेड कानून कौन कौन से हैं और उस कानून में खामियां क्या हैं, उस कानून में क्या क्या सुधार होने की जरूरत है, यानी वे फॉरवर्ड क्या है, हम उसे कैसे और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये हमारी बेसिक अप्रोच रही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एक नए टॉपिक के साथ कि उसमें कैसे लिखना है हमें। तब तक के लिए अब इसके साथ ही हम 16 से ही आपका प्रीलिम्स का भी स्टार्ट करेंगे। जो प्रीलिम्स हैं हमारे डेली के 5 टॉपिक हैं, उनको हम टॉपिक को कवर करेंगे कि उन्हें किस तरह से प्रीलिम्स अप्रोच से कवर करना है। ये जैसे हमने मेंस रिलेटेड या मेंस आंसर राइटिंग अप्रोच से इसको कवर किया, ठीक है। थैंक यू।